हेलो दोस्तों, मैं विनोद गढ़वाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। छात्र छात्राओं दोस्तों, हाजिर हूं आज एक नए वीडियो के साथ और कुछ नई जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान और संवैधानिक विकास का अध्ययन हम कर रहे हैं। संवैधानिक विकास के अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों का अध्ययन हम कर चुके हैं। अधिनियमों की इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब हमने राज्य व्यवस्था की सीरीज स्टार्ट की थी तब यह स्पष्ट किया था कि संवैधानिक विकास को हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक भाग हमारा पूरा हो गया है, जिसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की किस प्रकार भारत में शुरुआत हुई और कंपनी काल में जो जो अधिनियम आए हमने उन सभी का अध्ययन किया। हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 अधिनियम, 1793, 1813, 1833, 1853 के चार्टर एक्ट को विस्तार से पढ़ लिया है। दूसरे भाग में जब राज का शासन चालू हुआ, ताज का शासन प्रारंभ हुआ, सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर शासन की बागडोर क्राउन के हाथों में पहुंच गई, तब से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस दौरान हमने 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1873 का अधिनियम, 1876 अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और पिछले वीडियो में मैंने आपको 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे माल्ले मिंटो सुधार कहते हैं, का विस्तार से अध्ययन कराया था। आज इसे आगे बढ़ाते हुए हम 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। किंतु उसके पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि स्टडी विथ विनोद गढ़वाल चैनल पर जो जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं आप उन्हें लगातार और क्रमबद्ध रूप से सुने, क्योंकि इन वीडियो में वे सभी जानकारी, वे सभी तथ्य आपको दिए जा रहे हैं जो कि अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए आप मेरे वीडियो को लगातार सुने, ध्यान से सुने और प्रत्येक बातों को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए अब चर्चा हम शुरू करते हैं। 1919 भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम जब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसे माल्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माल्ले उस समय भारत के सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय, और इन दोनों के सलाह मशवरा से जो अधिनियम बना था उसे माल्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। ठीक इसी प्रकार सन 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। इन दोनों की चर्चा उपरांत जो निर्णय हुए और निर्णय रिपोर्ट के रूप में आए, उसी रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद द्वारा 1919 में एक अधिनियम के रूप में पारित कर दिया गया, जिस कारण इसे भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। आज
के इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में जैसा मेरा तरीका है, अधिनियम की पृष्ठभूमि, अधिनियम के आने के क्या कारण रहे, फिर मॉन्टेग्यू घोषणा, फिर 1919 शासन अधिनियम की विशेषताएं, मुख्य प्रावधान, और अंत में हम उद्देश्य और फिर किन विद्वानों ने क्या विचार दिए हैं इस अधिनियम के संबंध में, उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए अब विस्तार से हम 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके आने के क्या कारण थे, किन कारणों से ब्रिटिश संसद ने इसे पारित किया। ब्रिटिश संसद को यह कानून क्यों लाना पड़ा शब्द इसलिए क्योंकि आज तक अंग्रेज़ों ने अपनी मर्जी से भारतीयों को कुछ नहीं दिया है। भारतीयों ने जब जब संघर्ष किए हैं, जब जब आंदोलन किए हैं, जब जब मांगे की है, उनकी मांगों को संतुष्ट करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, कुछ सुधार किए हैं। तो यही सब 1919 अधिनियम के लिए भी किया गया भारतीयों द्वारा। अब हम जानते हैं भारत शासन अधिनियम के मुख्य कारण। पहला, इसके लिए कई महत्वपूर्ण कारण हैं, किंतु जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं उनकी मैं आपको यहाँ पर बिंदुवार चर्चा करते हुए स्पष्ट करता हूँ। नंबर 1, सन 1909 का भारत परिषद अधिनियम से भारतीयों की नाराजगी। सन 1909 का भारत परिषद अधिनियम आने पर भारतीय इससे संतुष्ट नहीं हुए, वे इससे नाराज हो गए। जब पिछले वीडियो में मैंने आपका इस अधिनियम का अध्ययन कराया था तो हमने देखा था कि अधिनियम के उद्देश्य थे उदारवादियों को खुश करना, उनकी मांगों को पूरा करना, मुसलमानों को अपनी ओर मिलाना, सांप्रदायिक निर्वाचन देना और क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलना। जब इस अधिनियम का क्रियान्वयन हुआ तो भारतीय इससे नाखुश हुए। उदारवादियों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस अधिनियम से मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। भारतीयों ने कहा कि 1905 का जो बंगाल विभाजन था वह एक राज्य के 2 टुकड़े करने के लिए था, किंतु 1909 का भारत परिषद अधिनियम हमारी इंसानियत को तोड़ने वाला है। यह हमारा दिल नहीं जीतेगा, इसने हमारा दिल तोड़ दिया है, हमारे दिल के 2 टुकड़े कर दिए हैं हिंदू मुस्लिम को बांटकर, जिसके कारण उदारवादी नेताओं ने भी इसका घोर विरोध किया। क्रांतिकारी आंदोलनों को बहुत बर्बरतापूर्ण तरीके से दबाया जा रहा था, उनको कुचला जा रहा था, जिससे क्रांतिकारी काफ़ी गुस्से में थे। वे जगह जगह पर विरोध कर रहे थे। मुसलमान भी अंग्रेज़ों के इस रवैये से खुश नहीं थे। 2-4 वर्षों में वो जान गए थे कि अंग्रेज़ केवल हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा उपयोग कर रहे हैं, हमारे बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब परिस्थितियां उत्तरदायी बनी 1919 के भारत शासन अधिनियम के आने के लिए। नंबर 2, मुसलमानों की नाराजगी। 1919 के भारत शासन अधिनियम आने का एक मुख्य कारण मुसलमानों की नाराजगी रही, क्योंकि जिन मुसलमानों को अंग्रेज खुश करना चाहते थे, उन्हें अपने में मिलाना चाहते थे, वे जान चुके थे कि अंग्रेज केवल हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। सन 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंग भंग रद्द होने से मुसलमान अंग्रेज़ों से खफा हो गए। उन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग की, जिसे अंग्रेज हुकूमत ने नहीं माना। साथ ही तुर्की में
जो खलीफा के विरुद्ध विद्रोह हो रहा था, मुसलमानों का मानना था कि यह भी ईसाइयों का षड्यंत्र है। इन सब परिस्थितियों में मुसलमान अंग्रेजों से दूर हो गए। सन 1913 में मुस्लिम लीग के 7वें अधिवेशन में उन्होंने खुलकर घोषणा की कि हम भारतीय स्वराज के लिए संगठित होकर संघर्ष करेंगे। अतएव अधिनियम का आना लाजमी हो गया। नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। सन 1914 में विश्व में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रिटेन भी युद्ध लड़ रहा था। ब्रिटेन को भारतीयों की आवश्यकता थी। ब्रिटेन सरकार ने भारतीयों से सहायता मांगी, सैन्य सहायता मांगी और कहा कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम आपको स्वराज्य प्रदान कर देंगे। इस बात को सुनकर भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अपनी सेना भेजी, युद्ध में लाखों पौंड रुपए खर्च भी किए। तो यह भी एक मुख्य कारण बना। नंबर 4, लखनऊ समझौता। सन 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ। इस लखनऊ अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट और अन्य कांग्रेसी नेताओं के प्रयासों से कांग्रेस के दो धड़े जो 1907 सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे, उदारवादी, उग्रवादी, गर्मपंथी और नरमपंथी, वे एक हो गए। क्योंकि 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे उदारवादी नेताओं की मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था। अब कांग्रेस को कोई ऐसा नेतृत्व चाहिए था जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष कर सके। अतएव दोनों धड़े एक हो गए। कुछ दिनों बाद मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से हाथ मिला लिया। दोनों धड़े एक होने से कांग्रेस की शक्ति तो बढ़ गई थी, फिर भी मुस्लिम लीग के शामिल होने से उसकी शक्ति और अधिक बढ़ गई। अब कांग्रेस अधिक शक्तिशाली हो गई और स्वतंत्रता हेतु संघर्ष करने हेतु मजबूत बनने लगी। नंबर 5, होम रूल लीग की स्थापना। श्रीमती एनी बेसेंट जो कि मूलतः आयरलैंड की रहने वाली थी, उन्होंने भारत में स्वराज्य के लिए होम रूल लीग की स्थापना की। इसके पहले वे आयरलैंड में भी होम रूल लीग का नेतृत्व कर चुकी थी। वहां पर उन्होंने देखा था कि किस प्रकार गोरों ने उपनिवेशों से स्वशासन प्राप्त किया है। एनी बेसेंट यही सब कुछ भारत में भी चाहती थी, भारत के लिए भी वह स्वराज्य की मांग कर रही थी। उन्होंने अपने प्रयासों से उन भारतीयों को जागृत किया जो कि सो चुके थे, जो आज़ादी से विमुख हो गए थे, जो कि संघर्ष नहीं करना चाहते थे। तो एनी बेसेंट ने अपने प्रयासों से संपूर्ण भारत में एक नवीन चेतना का उद्घोष किया, एक नवीन चेतना जागृत की। नंबर नेक्स्ट 6, बाल गंगाधर तिलक की हुंकार। इस समय कांग्रेस का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और कांग्रेस के शीर्ष नेता जो कि एकदम साइलेंट हो गए थे, अब पूरे देश में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। इन दोनों के प्रयासों से भारतीयों में नवीन चेतना जागृत हुई। लोकमान्य तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी के माध्यम से पूरे देश में स्वतंत्रता हेतु संघर्ष प्रारंभ किया, नवयुवकों को जागृत किया, उनमें नई चेतना जगाई और तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक के इस नारे से ब्रिटिश सरकार काफ़ी परेशान हो गई, भयभीत हो गई, घबरा उठी कि यदि
कोई बड़ी क्रांति हो गई तो भारत हमारे हाथों से निकल जाएगा, हमें भारत को बचाना होगा। अतएव मार्ग प्रशस्त हुआ 1919 के भारत शासन अधिनियम आने का। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे, महत्वपूर्ण परिस्थितियां रहीं जिनके कारण 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। अब हम चर्चा करते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा। जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, उन्होंने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की। मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि हम ब्रिटिश संसद के माध्यम से भारत में सुधारों का प्रस्ताव करते हैं। हम नए सुधारों के तहत भारत को स्वराज प्रदान करने की छूट देते हैं। हम क्रमिक रूप से भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने जा रहे हैं। मॉन्टेग्यू ने जब अपनी यह घोषणा की तो इस घोषणा का परिणाम देखने हुए भारत आए। भारत की परिस्थितियां, भारत में क्या घटनाक्रम हो रहा है, भारत कैसे उनकी इस घोषणा को ले रहा है, इसका अवलोकन करने वे भारत आए। मॉन्टेग्यू जब भारत आए तो उन्होंने सभी से चर्चा की। शिमला में वायसराय चेम्सफोर्ड से मिले। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड की इस मुलाकात में जो वायसराय चेम्सफोर्ड की परिषद थी वह भी शामिल हुई। शिमला में दोनों ही शीर्ष नेतृत्व ने यानी कि वायसराय और राज सचिव ने गहन चिंतन किया, सभी विषयों पर चर्चाएं की और फिर एक निर्णय किया। तो इन मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड की चर्चा का जो निर्णय आया उसे एक रिपोर्ट के रूप में तैयार किया गया। 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आई और इसी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद ने सन 1919 में एक अधिनियम पारित किया, जिस पर 23 दिसंबर 1919 को सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार यह 1919 का भारत शासन अधिनियम बना, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। अब हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 की क्या मुख्य विशेषताएं थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के क्या सुधार थे और इन सुधारों की कौन कौन सी मुख्य बातें थी। भारत संविधान, भारत शासन अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं, इसे भी मैं बिंदुवार रूप से आपको बताऊंगा ताकि बिंदु आप याद कर सके। और परीक्षा में बिंदुवार जब आप लिखते हैं तो टीचर का पेन नंबर देने को चल पड़ता है, इसलिए आप बिंदुवार याद करें। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार, भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, उत्तरदायी शासन की स्थापना। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द को स्पष्ट किया गया, बताया गया कि किस प्रकार उत्तरदायी शासन स्थापित होगा। क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे हम भारत में उत्तरदायी शासन लाएंगे। उत्तरदायी शासन सबसे पहले प्रांतों में लागू किया गया, केंद्रीय स्तर पर अभी इसे क्रियान्वित नहीं किया गया, इसी कारण इसमें इसे आंशिक उत्तरदायी शासन भी कहा जा सकता है। नंबर 2, केंद्रीय व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, अर्थात जो विधान परिषद थी उसके 2 सदन कर दिए गए। जैसे हम आज देखते हैं कि हमारी संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक यही व्यवस्था 1919 के
भारत शासन अधिनियम से ली गई है। केंद्रीय विधान परिषद के इस समय 2 सदन किए गए। एक को नाम दिया गया विधान परिषद अथवा विधानसभा और दूसरे को नाम दिया राज्य परिषद। जो विधानसभा है उसको हम आज लोकसभा कहते हैं और जो राज्य परिषद है उसे हम राज्यसभा कहते हैं। तो निम्न सदन कहा गया विधानसभा को। इसकी सदस्य संख्या 145 की गई, यानी कि आकार भी बढ़ाया गया। तो इसकी सदस्य संख्या 145 कर दी गई, जिसमें से 104 निर्वाचित होंगे और 41 वायसराय द्वारा मनोनीत होंगे। विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्षों का रहेगा। राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन कहा गया, इसकी सदस्य संख्या 60 थी। 60 में से 34 निर्वाचित होंगे जबकि 26 मनोनीत किए जाएंगे और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया जो कि आज भी लागू है भारत में। केंद्रीय व्यवस्थापिका के 2 सदन किए गए। नंबर 3, द्विवेद शासन प्रणाली की स्थापना। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम से द्विवेद शासन की स्थापना की गई। द्विवेद शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। दोहरा शासन, द्विवेद शासन शब्द की जो जनक है, द्विवेद शासन शब्द का जो जनक है वह लियोनील कार्टिस को माना जाता है। कहीं कहीं पर इनका नाम लियोनिस कार्टिस भी पढ़ने को मिलता है। तो लियोनील कार्टिस ने द्विवेद शासन की स्थापना की गई। इसके लिए इसे द्विवेद शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंद्रीय गवर्नर परिषद जो थी वह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, जबकि जो मंत्री थे, जो मनोनीत किए जाते थे, वे विधान परिषद के लिए उत्तरदायी थे। अतएव 2 प्रकार की शासन व्यवस्था, जो गवर्नर की परिषद है वह विधान परिषद के लिए उत्तरदायी नहीं है और जो मंत्री हैं वह विधान परिषद के लिए उत्तरदायी है। यह व्यवस्था प्रांतों में लागू की गई है। प्रांतों में द्विवेद शासन लागू की गई। 1 अप्रैल 1921 को भारत के 8 प्रांतों में द्विवेद शासन प्रणाली को लागू किया गया। ये स्पष्ट कर दूं अभी कि प्रांतों में ही लागू किया गया, केंद्र में लागू नहीं किया गया। जब प्रांतों में समाप्त हो जाएगी, यानी कि 1935 का अधिनियम हम पढ़ेंगे, जब देखेंगे कि प्रांतों से द्विवेद शासन व्यवस्था समाप्त की जाएगी और केंद्र में लागू की जाएगी 1 अप्रैल 1937 से। तो यह अधिनियम हम 1935 का जब पढ़ेंगे, जब चर्चा करेंगे। फिलहाल प्रांतों में द्विवेद शासन प्रणाली लागू की गई। इसके लिए प्रांतों के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित, जिन्हें सुरक्षित विषय भी कहा जाता है, इसमें आपका भू राजस्व, पुलिस प्रशासन, न्याय और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया। जबकि हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि विषयों को रखा गया। अब देखिए यहाँ पर एक चाल ये खेली गई कि जो महत्वपूर्ण विषय थे, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय, ये सारे गवर्नर जनरल को, गवर्नर की जो परिषद थी उसको सौंपे गए और स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिनका सरोकार जनता से था, वह हस्तांतरित रखे गए और मंत्रियों को इसके लिए उत्तरदायी बनाया। अब आप जब गवर्नर से पैसा ही नहीं मिलेगा तो स्थानीय स्वशासन या स्वास्थ्य, शिक्षा कैसे बेहतर की जा सकती है, यह एक सोचने का विषय है। फिलहाल द्विवेद शासन की स्थापना कर दी गई। नंबर 4, विधानमंडल का आकार बढ़ाया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा विधानमंडलों का जो आकार था वो बढ़ा दिया गया। इसमें सदस्यों की संख्या
बढ़ाई दी गई ताकि अधिक से अधिक लोगों को निर्वाचन में मौका दिया जा सके, अधिक से अधिक लोग निर्वाचित होकर आए। नंबर 5, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। इसके पहले हमने देखा था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था नहीं थी, अप्रत्यक्ष रूप से, वो भी नामांकन समितियों द्वारा प्रक्रिया करके किया जाता था। किंतु 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई और इस व्यवस्था के तहत 1920 में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव भी किए गए। 1920 में जो चुनाव हुए उसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। वो क्यों किया वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। फिर इस निर्वाचन 1919 के जो शासन रहा उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन तो शुरू कर ही दिया। अगला जो पॉइंट है वह है मताधिकार का आधार। 1919 के भारत शासन अधिनियम से मत देने का अधिकार दिया गया, लेकिन उसके लिए कुछ आधार निर्धारित किए गए। संपत्ति, कर, शिक्षा, इन 3 आधारों पर भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया। संपूर्ण भारत के 3 से 10% लोग ही इस निर्वाचन में भाग ले सके, क्योंकि जिनके पास संपत्ति होती थी या जो पढ़े लिखे होते थे या जो फिर कर चुकाते थे उनको ही वोट देने का अधिकार था। नंबर 7, महिलाओं को मताधिकार। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम से पहली बार महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया गया। नंबर 8, निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार। सन 1919 का भारत शासन अधिनियम का सबसे दुष्परिणाम में कहूँ, सबसे बुरा प्रावधान कहूँ तो वह था पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में जिस प्रकार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब 1919 के भारत शासन अधिनियम में सिखों, एंग्लो इंडियन सदस्यों, ईसाइयों, जमींदारों, अन्य कई वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। जो पंजाब के सिख थे उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, आंग्ल भारतीय के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग। तो यह प्रावधान किया गया जिसका काफ़ी विरोध भी किया गया। नंबर नेक्स्ट, राज सचिव का वेतन ब्रिटिश कोष से। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम से यह व्यवस्था की गई कि पहली बार, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे बहुत प्रावधान यह भाता है कि 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की छुट्टी हो गई थी और इन दोनों कमेटियों की, इन दोनों बोर्डों की छुट्टी के बाद राज सचिव की नियुक्ति की गई थी। राज सचिव की नियुक्ति के समय यह प्रावधान किया गया था कि इसको जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे वो भारत के राजस्व से दिए जाएंगे। मैंने आपको पढ़ाया था तो कहा था कि यह कैसा प्रावधान था कि भाई आप रहो इंग्लैंड में, लंदन में रहोगे, काम करोगे इंग्लैंड सरकार का और तनख्वाह पाओगे भारत से। तो इस व्यवस्था को 1919 में आके परिवर्तित कर दिया गया। अब प्रावधान किया गया कि जो राज सचिव होगा, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर होता था ब्रिटिश संसद का, उसका जो वेतन है, उसको जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे वो ब्रिटिश कोष से दिए जाएंगे, भारतीय राजस्व से अब उसे वेतन नहीं दिया जाएगा। बहुत अच्छा प्रावधान किया।
गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा 10वां 11वां जो भी हो, आप पॉइंट ऊपर नीचे देख लीजिएगा। राज सचिव की परिषद की सदस्य संख्या में कमी। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम से राज सचिव की जो नियुक्ति की गई थी 1858 के तहत, उस समय राज सचिव की नियुक्ति के दौरान यह बात कही गई थी कि उसकी सहायता के लिए, उसे सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद भी होगी और इस परिषद की भी जो सैलरी है वो भारतीय राजस्व से ही दी जाएगी। चूँकि 1919 में प्रावधान किया गया कि राज सचिव की तनख्वाह वेतन जो है वह ब्रिटिश कोष से दी जाएगी, तो अब उसकी परिषद की सदस्य संख्या भी कम कर दी गई और प्रावधान किया गया कि न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 सदस्य राज्य सचिव की परिषद में होंगे। अब वो कितने भी रखे, 8, 9, 10, 11, 12, वो उनके ऊपर है, लेकिन प्रावधान कर दिया गया है कि न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 होंगे। तनख्वाह भारत को देना थी तो 15, ब्रिटेन को देना है तो 12। खैर ये उनका विषय था। अगला पॉइंट आता है हाई कमिश्नर की नियुक्ति। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम से जब राज सचिव के परिषद की सदस्य संख्या कम कर दी गई, तो यह कहा गया कि यह अब राज सचिव का कार्य जो है प्रभावित होगा, क्योंकि काम वही है, कार्य कम नहीं हुए, आपने सदस्य संख्या कम कर दी। तो ब्रिटिश संसद ने कहा कि अब हम एक हाई कमिश्नर नियुक्त कर रहे हैं, एक उच्चायुक्त की लंदन में नियुक्ति कर रहे हैं, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। भारतीयों की दृष्टि से यह भी ठीक था कि एक और व्यक्ति अब हाई कमिश्नर बनकर लंदन में बैठेगा। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया कि सिविल सर्विस की परीक्षा हेतु एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। 1919 के अधिनियम के प्रावधान के तहत ली आयोग गठित किया गया और ली आयोग की अनुशंसा पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग जैसा हमारा आज का होता है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सिलेक्शन कमीशन, तो अब ये शासकीय सेवकों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, लेखा परीक्षक की नियुक्ति। 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया कि भारत के लिए एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी और उसकी नियुक्ति का अधिकार राज सचिव, जो भारत का सचिव था, उसे दिया गया। अगला पॉइंट, शक्तियों का विभाजन। सन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया। आज हम देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा 3 सूचियां बनाई गई है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें संघीय सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर आवश्यकता अनुसार दोनों ही सरकारी कानून बनाती है। ठीक इसी प्रकार 1919 में केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया और शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया, एक केंद्रीय सूची और दूसरी प्रांतीय सूची। तो केंद्रीय सूची में 47 विषय रखे गए, जिनमें रक्षा, विदेश, गृह, वित्त, संचार, सिंचाई आदि महत्वपूर्ण विषय, पुलिस, न्याय प्रशासन, ये सारे विषय रखे गए। जबकि राज्य सूची में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खनिज, उद्योग, इनको रखा गया। अगला पॉइंट, केंद्रीय बजट और राज्य बजट
को अलग करना। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम से केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया। हम आज देखते हैं कि भारत सरकार अपना एक बजट पेश करती है, जबकि उसकी राज्य घटक इकाई जो हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य सभी राज्य, वे अपना अपना बजट पेश करते हैं। तो यह व्यवस्था भी 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही ली गई है। नंबर नेक्स्ट, वित्तीय बजट की स्वीकृति विधानसभा द्वारा। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक व्यवस्था की गई कि जो प्रति वर्ष आय व्यय का लेखा जोखा होगा, जिसे हम बजट कहते हैं, जो वित्तीय मामले होंगे, जो धन विधेयक होगा, उसकी स्वीकृति विधानसभा, विधान परिषद, जो कि निम्न सदन है, वही देगी। विधेयक आप कहीं पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं, साधारण विधेयक जो होते हैं वो कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन वित्तीय जो धन से संबंधित है, जो बजट है, उसकी स्वीकृति विधानसभा ही देगी, जो निम्न सदन है वही देगा। और आज भी यही होता है कि लोकसभा ही वित्तीय विधेयक को पारित करती है, बजट को पारित करती है। तो ये तमाम सारी जो बातें हैं वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में लिखी गई हैं। और 1919 का भारत शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं से अब धीरे धीरे हम भारत के संविधान की ओर, भारत की आज़ादी की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई है। तो आप महत्व देते हुए इस अधिनियम को पढ़ें, यह मेरा निवेदन है। अब इस अधिनियम को लेकर इतिहासकारों, विद्वानों, नेताओं ने क्या क्या अपने विचार दिए हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं मैं, याद आ गई है मुझे, कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान ही हुआ। यह बात आप लोगों को बहुत कम पढ़ने को मिलेगी किताबों में, कि पहला जो विघटन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन, उसको सब जानते हैं, किंतु दूसरा भी विभाजन हुआ है। हुआ क्या कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जब रिपोर्ट आई जुलाई 1918 में, तो कांग्रेस विश्लेषण करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया। आमतौर पर कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वार्षिक, वह दिसंबर महीने में होता था, किंतु आपातकाल में जब किसी आवश्यक विषय पर चर्चा हो तो विशेष सत्र बुलाया जाता था। तो जुलाई 1918 में जब रिपोर्ट आई तो उसके विश्लेषण, उसकी व्याख्या, उस पर चर्चा करने के लिए अगस्त 1918 में एक कांग्रेस का विशेष सत्र बुलाया गया। कांग्रेस का नेतृत्व इस समय बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। तिलक की जो कांग्रेस थी उसने इस अधिनियम को अत्यंत घोर निराशा करने वाला, असंतोषजनक बताया, और इसी अधिनियम की चर्चा के दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि उदारवादी नेता थे, उन्होंने इस अधिनियम की खूब तारीफ की। उन्होंने इसकी भरपूर समर्थन किया और इसकी बुरी तारीफ की कि हमें अधिक निर्वाचन दिया जा रहा है, हम अधिक से अधिक चुनकर जाएंगे। तो उदारवादियों की यही मांग थी कि संवैधानिक सुधार किया जाए, और अंग्रेज सरकार भी वही कर रही थी, क्योंकि ये चाहते थे, उदारवादी चाहते थे कि हम विधानमंडल की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई तो हम आसानी से निर्वाचित हो जाएंगे, हम जाकर विधानमंडल में बैठेंगे, नियम कानून बनाएंगे, कानून का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि कांग्रेस पुनः दो धड़ों में बढ़ गई। 17 अगस्त 1918 की घटना ये है। इस दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी और
जो अन्य उदारवादी नेता थे वे कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने उदारवादी संघ के नाम से एक नया संगठन बनाया जिसे बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ नाम दिया गया। इंग्लिश में से ऑल इंडियन नेशनल लिबरल लीग के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। अब हम आते हैं वापस किसने क्या कहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शब्दों में सन 1919 का भारत पर शासन अधिनियम अत्यंत निराशाजनक एवं असंतोषप्रद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे निराशाजनक और असंतोषप्रद बताया। बाल गंगाधर तिलक के शब्दों में 1919 का अधिनियम बिना सूरज का उषा काल है। यानी कि लोकमान्य तिलक ने इसे कहा कि बिना सूरज का सवेरा हुआ है, सूरज विहीन सवेरा है 1919 का अधिनियम। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारतीयों के लिए नवीन बंधन गढ़े गए हैं। नेताजी ने कहा कि भारतीयों के लिए यह जंजीरों का नया जाल है। वहीं श्रीनिवासन के शब्दों में 1919 का अधिनियम नौकरशाही प्रशासन में प्रथम उल्लंघन है। नौकरशाही प्रशासन में प्रथम उल्लंघन है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रावधान यह किया गया कि 10 वर्षों में इसकी जांच की जाएगी, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। और हुआ भी यही। 1918 में रिपोर्ट आई थी और इसके 10 वर्षों बाद साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, जिस कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अपना कमेंट बॉक्स भरने के लिए मेरे प्रश्नों को नोट करें। प्रश्न क्रमांक 1, केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? नंबर 2, राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का था? राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का था? प्रश्न क्रमांक 3, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? नंबर 4, लेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किसे दिया गया? लेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किसे दिया गया? और नंबर 5, किसने 1919 के अधिनियम को सूरज विहीन सवेरा कहा है? किसने 1919 के अधिनियम को सूरज विहीन सवेरा कहा है? उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। इसे बहुत ध्यान से सुने क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है और इसमें से सदैव परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें क्योंकि दीप ज्ञान का जो दीप है वो सभी तक हमको पहुंचाना है। ज्ञान के दीप को जलाए रखना है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.